शुभप्रसंगी दागिने खरेदी करण्याची इच्छा आहे? मग वाट कसली बघताय? आताच भेट द्या पत्रोड येथील गुबे ज्वेलर्सला. सर्व प्रकारचे सोन्याचे व चांदीचे दागिने इथे उपलब्ध आहे. मेन रोड पत्रोड, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती. गुबे ज्वेलर्स म्हणजे नातं विश्वासांचं. सर्व ग्राहकांची एकच पसंती म्हणजे गुबे ज्वेलर्स. तेव्हा नक्की भेट द्या गुबे ज्वेलर्सला आणि सोने व चांदीचे उत्तम डिझाईनचे दागिने आता खरेदी करा. द ग्रेट भेट या कार्यक्रमामध्ये आपल्यासोबत रामलालजी काळे आपण नुकतंच परिचय दिलेला आहे आणि आज रामलालजी काळे सोबत आपण बातचीत करणारा आणि मेलघाटाच्या संदर्भात आपण अनेक माहिती आणि त्यांच्याकडून उलगडा करणार आहे. रामलालजी, आपण सुरुवातीला मला वाटते मध्यंतरी 15 वर्षा अगोदर जवळपास आपण सुरुवात केली होती मेलघाटच्या समस्यासाठी. काही युवक घेतले होते सोबत आणि युवकांसोबत आपण काकादरी आणि पिपादरी त्या गावातील समस्या सोडवण्यासाठी आपण पत्र आंदोलन केलं होतं. त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रामलाल काड़े है और मेलघाट विधानसभा क्षेत्र का रहवासी हूँ। और रुपेश जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। और जब मैं नए-नए उभर कर आ रहा था तब से वो हमारे सीनियर रहे हैं। और काकादरी की बात करें तो जब हम मेलघाट में पहली बार युवा करके उभरे थे तो बहुत सारी समस्याएँ थी। और काकादरी ये पहला गाँव था जो हम पहली बार गए थे। जब पहली बार गाँव में काकादरी में विज़िट किया तो पता चला कि वहाँ इतने सालों में सरकार की तरफ से, और 15 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, और 15 साल पहले और आज़ादी होने को लगभग 60 साल उस समय हो चुके थे। तो सरकार की ओर से पानी का कोई साधन वहाँ नहीं किया था, तो ये हमें बहुत गंभीर लगा। जब हम लोगों के साथ पहली बार मीटिंग के लिए बैठे थे और हम सब युवक थे मेलघाट के, लगभग उस समय के 20-21 साल के युवा थे हम सब। और कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ पढ़ाई छोड़ चुके थे। इस तरह करके हम गए थे सारे युवा मेलघाट के। लोगों को जब बैठे तो लोगों ने हमको बहुत धिक्कारा, और इस तरह धिक्कारा कि सब लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारी समस्याओं को कोई सुलझाने की कोशिश भी नहीं करता है, खाली मीटिंग लेते हैं। इस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स आया पहली ही सभा में। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसे तो नहीं हैं, हम तो मेलघाट की है और कम बाहर से आए नहीं हैं, और आपकी समस्याओं पे ही बात करेंगे, लेकिन हम पहले समस्या बात रखिए। तो उन्होंने सबसे पहले समस्या कहा कि हमें पानी की समस्या है, हम पानी बहुत दूर से लाते हैं। और उस समय लोग रूपेश जी ने वो न्यूज़ लगाई थी, आई थिंक आज भी उनके पास वो न्यूज़ होंगी कॉपी, और मेरे भी पास है। पहली बार न्यूज़ लगी थी हमने जब काम किया था, तो लोग दूर से पानी लाते थे और वही पानी की समस्याओं को लेके लोगों को कहा कि क्या कर सकते हैं? तो लोगों ने कहा आप जैसा कहें। तो हम लोगों ने पहली बार उस समय आज से 15 साल पहले पत्र आंदोलन किया था कि भाई हम सरकार को लिखेंगे, वो चाहे फिर बच्चे असो, बुजुर्ग असो, महिला असो, पुरुष असो, हम जैसी भाषा में हमें जमता है वैसा सरकार तक ये बात पहुँचाएँगे कि हमें पानी की सख्त ज़रूरत है और हम पानी के लिए बहुत हमारा जीवन को तकलीफ़ है। तो वो पत्र आंदोलन किया था, और वो पत्र आंदोलन के बाद सरकार को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था। मीडिया ने भी बहुत साथ दिया था, तुरंत पेपर में आई थी कि ये गाँव में लोगों ने पत्र आंदोलन किया और यहाँ पानी की समस्या है। तो हमारे इस पत्र आंदोलन के बाद तो उस गाँव में लगभग मेरे ख्याल से 5 दिन के बाद ही और हाल ही में जो अभी एमएलए हमारे मेलघाट विधानसभा के राजकुमार जी, उस समय भी वही थे बीजेपी की सरकार के समय में। तो वो सॉरी बीजेपी के पक्ष से वो खड़े थे और चुनकर थे, और वो वहाँ विज़िट किया था। और उसके बाद इवन सीओ और डिप्टी सीओ, पानी से संबंधित सारे अधिकारी उस गाँव में पहली बार विज़िट किया था कि जिस गाँव से लोगों ने पत्र आंदोलन किया था। और वो आंदोलन से इफ़ेक्टिव हुआ कि वहाँ तुरंत एक बोर मिला गाँव को और एक हैंडपंप लगाया गया। तो ये जब हम युवा करके 15 साल पहले पहली बार मेलघाट के समस्याओं को लेकर हमने पकड़ी थी, वो समस्याओं का निराकरण बहुत सुव्यवस्थित पद्धत से हमारी युवा टीम ने किया था। और वही आज युवा टीम मेलघाट को लेकर आज मेलघाट के पॉलिटिक्स को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपण ज्यावेळेस पत्र आंदोलन केला होता आणि त्यानंतर आपल्याला काहीतरी करायचं होतं मेलघाटच्या वासियांसाठी, आपण त्या माध्यमातून एनजीओ जॉईन केलेली होती. मला वाटते जीवन विकासमध्ये काम केलं असेल आपण कदाचित, खोजमध्ये तर केलंच आहे. आपण बंड्या साने जे खोजचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून अनेक कार्य केले आहेत. त्या त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? एक्चुअल मैं कोच के साथ लगभग 12वीं में था तब से जुड़ा हूँ। और उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट थी, और वो भूमिका इस तरह की राइट मेलघाट के लोगों का उन तक पहुँचे, उन्हें पता चले कि उनकी राइट्स क्या है,
और वही बात एक्चुअल में एज अ एक युवा करके उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की है कि आपकी क्या राइट्स है और मेलघाट के क्या राइट्स है, और मेलघाट में एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत हो सकती है। इस तरह का उन्होंने और उनके साथ मैं कई साल से काम किया हूँ और अभी भी अच्छे रिलेशन हैं, और उनके माध्यम से लगभग मैं अलग-अलग राज्यों में गया हूँ। अलग-अलग राज्यों के माध्यम से मैंने अलग-अलग विषय को टटोला है, और अलग-अलग समुदाय के साथ मैंने काम किया है, और इस तरह का उनके साथ आज भी है। और अभी हम स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली मेलघाट के समस्याओं को लेके जो युवा वर्ग ने आने की ज़रूरत था, वो युवा वर्ग इकट्ठा होकर हम अभी हर समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। वन विभागाची आपण जे जळतण म्हणतो आपण, झाडं कापून आपण इंधन वगैरे हे सर्व धूर वाचवण्यासाठी आणि इंधन वाचवण्यासाठी, जंगल वाचवण्यासाठी आपण अं, मला वाटते 5-10 वर्षा अगोदर आपण पायवीर गावाला गोबर गॅसच्या माध्यमातून जे गॅसची सुविधा उपलब्ध करून दिली, त्यासाठी आपण राज्यपाल त्यावेळेस मला ते तत्कालीन राज्यपाल के शंकर नारायणन होते. के शंकर नारायण हे इथं पायवीरला आले होते आणि खूप मोठा प्लॅन त्यांनी हे केलं होतं. त्यावेळेस प्रवीण परदेशी साहेब मला वाटते फॉरेस्ट सेक्रेटरी होते. फॉरेस्ट सेक्रेटरी होते. त्यांच्या माध्यमातून आणि राज्यपाल इथं आले होते. एक्चुअल असं मला वो माहिती आहे. ऐसा था कि महाराष्ट्र में आदिवासी वन अधिकार कायदे को लेकर और पेशा कायदे को लेकर महाराष्ट्र में मेंढालेखा गाँव आप सबने सुना है कि उनको पहला मिला था कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। पूरा जंगल आदिवासियों को हस्तांतरित हुआ था, उसके सारे राइट्स लोगों को मिले थे। महाराष्ट्र में अमरावती जिले में पहला गाँव था पायवीर, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो पायवीर गाँव पहला था कि जिन्होंने सीएफआर हासिल किया था, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में जंगल अपने लोगों ने अपने ताबे में लिया था। मिलने के बाद लोगों ने जंगल का मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से कम्युनिटी ने की थी। हमारा कोरकू समुदाय ने और हमारे साथ रहने वाले बलई समुदाय ने, दोनों समुदाय ने मिलकर ये फॉरेस्ट का पूरा कंजर्व किया है, और वो पूरा कंजर्व जिस तरह कम्युनिटी ने किया है, वो कम्युनिटी का काम देखने के लिए महाराष्ट्र स्तर पर पहला मॉडल था। क्योंकि सहसा क्या होता है कि फॉरेस्ट के नज़र से लोग फॉरेस्ट को तोड़ने वाले लोग होते हैं, ऐसा फॉरेस्ट देखते हैं कि नहीं, फॉरेस्ट ये कहता है कि लोग तो जंगल ही तोड़ते हैं। ऐसा नज़र था फॉरेस्ट के नज़रिया से। लेकिन हम लोगों ने वो नज़रिया चेंज किया था कि नहीं, कम्युनिटी को आप जंगल अपना करके देते हैं तो कम्युनिटी वो चाहे फिर कोई भी समुदाय का हो, क्योंकि आखिर में वन में रहने वाले समुदाय मेलघाट में लगभग 2-3 है, जो वनों में रहने का अपनी एक परंपरागत है, जिसमें कोरकू तो है ही है, लेकिन बलई भी है, गौलान भी है, और लोहार भी है, और गौली भी है। तो ये गौली समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे कोरकू समुदाय के साथ, और बलई समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा कोरकू समुदाय के साथ, और वनों में कई सालों से रहते आ रहे हैं। तो दोनों समुदाय ने कहीं न कहीं जंगलों का बचाव किया है, और ये बचाव हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में सरकार को दिखाया था। वही मॉडल देखने के लिए हमारे यहाँ उस समय के 2012 के हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे के शंकर नारायण, ये पूरा मॉडल देखने के लिए आए थे। और ईंधन को लेके हमारे यहाँ पे बहुत अलग-अलग मॉडल बनाए गए। शुरुआती तौर पर हम लोगों ने सुदृढ़ चूल का वापर किया था, मतलब जो अच्छा चूल्हा है जहाँ पे कम ईंधन लगे, इस तरह का सामाजिक वनीकरण और फॉरेस्ट के या कई एक्सपर्ट के माध्यम से हमने वो अ, चूल्हा का वापर किया था। फिर हमको बाद में ध्यान आया कि ये इसके अलावा हम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर हम कम्युनिटी बायोगैस की ओर बढ़े थे, और कम्युनिटी बायोगैस हम लोगों ने एक पहला मॉडल खड़ा करने की कोशिश किया था, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे अलावा और कहीं मॉडल हुआ नहीं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास उस तरह का कोई टेक्निकल नहीं है, ये हमको उस समय से समझ में आया। और उसकी वजह से हमारा कुछ साल तक चला, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकली बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और आज भी कम्युनिटी बायोगैस को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन है नहीं। और हम डिज़ाइन करने जा रहे थे, लेकिन सरकार के पास उसका एक टेक्निकली सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आज थोड़ा-सा वो तात्पर्य रोका गया है। तो ईंधन को लेके हमारी कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव रही है। जी। और आप जो ग्राम पायवीर में आपने इंटरप्रिटेशन सेंटर ग्राम सभा, शायद ये पहला मॉडल होगा मेलघाट के अंदर। इस तरह मेलघाट क्षेत्र है और मेलघाट क्षेत्र में इस तरह का ग्राम सभा के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर आपने चालू किया है। उस माध्यम के लिए जिस तरह से आपको ये प्रोत्साहन मिला और किस तरह से सभा होती है, क्या जानकारी देंगे आप? इंटरप्रिटेशन सेंटर निर्माण करने के पीछे का मकसद इतना ही था कि क्या हो रहा था कि ना, हमारी कम्युनिटी पायवीर की ग्राम सभाएँ मिलकर गए कई सालों से काम कर रही है।
वैसे भी पायवीर ये सातपुड़ा पर्वत के आखिरी पर्वत के पायते में आता है और यहाँ बहुत साल पहले बहुत घना जंगल था, लेकिन ये जंगल कुछ बीच के समय में खत्म हो चुका था। तो ये पूरा जंगल को रीजनरेट का काम कम्युनिटी ने किया था मिलकर, और वो करते समय ये ध्यान में आया कि यार हम जो कर रहे हैं ये एक अच्छा मॉडल है, लोग आके देख रहे हैं। चाहे फिर वो कम्युनिटी के लोग, अलग गांव के लोग आकर जा रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि आकर देख रहे थे, अलग-अलग स्टेट के भी लोग आकर देख रहे थे, कई संस्था के लोग एक मॉडल देख रहे थे। तो ये जब देख रहे थे तब हमें, हमारे पास कोई बैठने की साधन नहीं थी और कहीं बैठकर एक समझाया जा सके ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमने सरकार को रिक्वेस्ट की कि भाई हमें, और दूसरी बात, ये इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण और एक एफर्ट ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ पायवीर में किरण गीते जो हमारे यहाँ के पूर्व कलेक्टर रह चुके थे, वो हमारे यहाँ लोगों के साथ एक वन नाइट रहे थे। और उन्होंने ही लाया था कि भाई हमारा जो आईएएस अधिकारी है, जो या अधिकारी लोग हैं, गाँव में रहने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो मॉडल महाराष्ट्र में खड़ा किया था कि अधिकारी सहसा रहते नहीं, तो उन्होंने मेलघाट से शुरू किया था और वो शुरुआत पायवीर से की थी। तो एक रात लोगों के साथ रहा और ये पूरी प्रक्रिया सुना, दूसरे दिन जंगल घूमा और घूम कर आए तो तब बैठे लोगों के साथ तब पता चला कि यार आपने तो बहुत अच्छा मॉडल किया है। चाहे वो नरेगा को लेकर असो, चाहे वो माइग्रेशन स्टॉप को लेकर असो, चाहे फिर वाटर कंजर्वेशन को लेकर असो, चाहे फिर वो सोइल कंजर्वेशन के या फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर, और इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के भी लेकर कम्युनिटी ने बहुत अलग-अलग काम किया है। तो ये एक अलग मॉडल है जो कम्युनिटी ने काम किया है। तो ये मॉडल देखने के लिए लोगों तक जाना चाहिए। ये मॉडल लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या चाहिए आप बोलिए? तो हमने कहा सर हमें एक बड़ा सभागृह चाहिए था जहाँ हम बैठ सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते ऊपर। उस समय फॉरेस्ट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के, प्रधान सचिव परवीन परदेशी सर थे उस समय। उन्होंने फिर काफ़ी मदद की है कि अरे ठीक है, आपको एक बड़ा हम सेंटर ही देते हैं, जहाँ आपका ये पूरा मॉडल दुनिया तक पहुँचे। तो फिर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया हम लोगों ने, और ये सरकार का कुछ पैसा है और कुछ कम्युनिटी के पैसे हैं। ऐसा मिलाकर हम लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया। यहाँ अलग-अलग ट्रेनिंग दिए जाते हैं। कम्युनिटी कैसे स्टेबल हो सकती है, कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ सकती है स्वतंत्र रूप से। स्वयं ग्राम सभाओं के पास अपना सामूहिक संसाधन कैसे हो सकता है, ये पूरा मॉडल हम यहाँ से देते हैं। फॉरेस्ट कैसे बड़ा कर सकते हैं कम्युनिटी मिलकर, तो ये मॉडल हम यहाँ से देते हैं। इवन अपने महाराष्ट्र के पानी फाउंडेशन माननीय आमिर खान जी, उनका लगभग 3 साल से ट्रेनिंग वो हमारा ही ट्रेनिंग सेंटर इस्तेमाल करते हैं। उसका हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है और वो हर साल हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगाते हैं। इवन इस तरह का अलग-अलग जहाँ से लोग आते हैं, अलग-अलग स्टेट से आए। अभी हाल ही में 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वहाँ पे भी लागू हो गई है। पहले वहाँ लागू नहीं था क्योंकि वहाँ 370 थे। जैसे ही ये कानून हटा 370 वहाँ का कलम हटा, उसके बाद ये कानून लागू हुआ वहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आदिवासियों का। तो वहाँ के कम्युनिटी हमारा सेंटर देखने आए थे। हमारा फॉरेस्ट देखने आए थे वहाँ से, कश्मीर से। कश्मीर से लोग कुछ आए थे। कुछ शाह करके थे, कुछ पठान लोग थे। वो आए थे, हमारा फॉरेस्ट कैसे हम कम्युनिटी कंज़र्व कर रही है, वो देखकर गए हैं। तो ये सेंटर से काफ़ी अच्छा हो रहा है। मेलघाट के लोग अब हमारे ये सेंटर से अब आस-पास के गाँव डेवलप हो रहे हैं। स्वतंत्र रूप से गाँव गाँव की कॉपी कर रहे हैं। जैसे पायवीर के बाद उपातखेड़ा है, नया खेड़ा है। इवन मेलघाट के सोसोखेड़ा जैसे गाँव भी धीरे-धीरे हो रहे हैं। वहाँ पे भी कई संस्थाएँ अच्छा काम कर रही है। इधर राहू करके गाँव है। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई ग्राम सभाएँ स्वतंत्र डेवलप हो रही है। मेलघाट में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। अब देखा है कि रोजगार के लिए मेलघाट के आदिवासी जो बांधव है वो कई शहरों में जाके अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं और कई बार अपन देखते आए हैं कि कई लोगों की जान गंवाना पड़ी, वो काम करते करते मजदूर वहाँ पे मरे एक्सीडेंट में, अपघात में, काय में। ये स्थलांतरण का मुद्दा बहुत गंभीर है। आप अपने प्लेन में जो आप जैसे गाँव है और यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए क्या अपन क्या हल कर सकते हैं, उनकी क्या समस्या है, ये कब सॉल्व होंगी, अ, क्या करना चाहिए? अभी हम लोग मेलघाट की समस्याओं पे बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा समस्या आपने सही कहा है कि माइग्रेशन। लोग काम के लिए पूरे अपने इलाके से बाहर जाते हैं और सीज़न वाइज़ जाते हैं। मतलब 2-2 3-3 महीना जाते हैं। मतलब अभी लोग निकलना शुरू हो गए हैं। अब डायरेक्ट लोग होली के पहले आएँगे, त्योहार के लिए। तो ये लगभग 2-2 महीने का पीरियड लोग बाहर जाते हैं और ये कई सालों से माइग्रेशन हो रहा है। इसको हमें रोकना है
तो एक बहुत बड़ा प्लान की ज़रूरत है और हम लोगों ने कुछ जगह पे इसका मॉडल बहुत सक्सेसफुली भी किया है और वो सक्सेसफुली तब भी हो पाया है और वो इस तरह हो सकता है कि एक तो मेड़घाट में बहुत सारे उद्योग नहीं है और उद्योग इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ का एक तो भौगोलिक ऐसा है कि ये फॉरेस्ट में ज़्यादा आते हैं और दूसरा वर्ग 2 की ज़मीन है जो कोई कंपनी खोलना चाहे तो वर्ग 2 की ज़मीन कारण आता है। तो ये पहले ये वर्ग 2 की जो ज़मीन है इसको थोड़ा-सा बदल करने की ज़रूरत हो सकती है। मेरे अंदर का जो मॉडल है हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो मेलघाट को लेकर सोचा है और मेरे अंदर का प्लान है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों सबने अमूल डेयरी का नाम सुना है और अमूल डेयरी आज विदेश में भी बिक रहा है, मतलब देश के बाहर भी उसका प्रोडक्ट जा रहा है और वो एक फेडरेशन है, एक सोसाइटी है, मतलब कोई कंपनी नहीं है कि इस तरह का कि एक किसी एक हुनर का है, वो कई फार्मरों का फेडरेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेड़घाट में हमको रोजगार को लेके ठीक है, उससे कुछ रोजगार कम हो सकती है, लेकिन रोजगार को लेके अलग-अलग उद्योग कर सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है महुआ हमारे यहाँ बहुत है। महुआ नैसर्गिक हमारा संसाधन है और एक चीज़ है जो अल्कोहल में बनती है उसकी। क्या हम अल्कोहल का एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ नहीं बना सकते क्या? क्योंकि आखिर तो अल्कोहल ज़ाहिर है, हमारे लोग भी पी रहे हैं, कई देश के लोग भी पी रहे हैं, यहाँ पी रहे हैं, कहीं और पी रहे हैं, लेकिन आज तो फैक्ट्री बड़े-बड़े लोगों की है ही। तो क्या मेड़घाट में हम इसकी कोई अमूल डेयरी के जैसा नहीं कर सकते क्या कि हर घर में एक नेचुरल पद्धत से बनाया जाए और एक गाँव में एक डिपो में उसका रखा जाए, फिर वो वहाँ से एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहाँ पर वो एक मैन्युफैक्चर पैकिंग करके वो सेल किया जाए। लोगों को लगता है कि यार ये नहीं क्या आप दारू बेचने का काम कर रहे हैं। भाई कोई तो बेच ही रहे ना देश में, दारू तो बेच ही रहे और हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है। आज हमारा नेचुरल प्रोसेस हमारा हुनर है उसमें, हमारे लोगों को वो नैसर्गिक पद्धत से बनाने आता है। लोग पसंद भी तो करते हैं उसको, तो उसको लीगल पद्धत से बेचा जाए, तो लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, एक छोटा-सा है। दूसरा मेड़घाट में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कम्युनिटी को डायरेक्ट तेंदुआ का व्यवस्थापन कम्युनिटी को दे सकते हैं, लेकिन आज पूरा फॉरेस्ट करती है उसका। दूसरा मैं अभी हाल ही में एक बड़े सेमिनार में था, वहाँ बड़े अधिकारियों ने ये कहा था और मैंने देखा भी उसको। हैदराबाद में एक लगभग 30 हेक्टेयर में चाइना की कंपनी आकर एक बना के रखा है और वो क्या करता है बाँस का सीट बनाता है। बाँस का, बाम्बू का एक चटाई का सीट बनाता है और वो चटाई की सीट फर्नीचर के रूप में बहुत महँगे बेचता है और उसको बाँस का जो चटाई है ना वो चाइना से इम्पोर्ट करना होता है। इंडिया में कंपनी भी लगभग वहीं की है लेकिन वो वहाँ से इम्पोर्ट करती है। 15,000 स्क्वायर फीट हर दिन कर लाती है। तो हमारे यहाँ बाँस बहुत ज़्यादा है मेड़घाट में। क्या बाँस और लोगों बाँस की चटाई बनाएँ और उसकी प्रेस मशीन यहाँ बनाया जाए और वो उसको दिया जाए। बाहर से लाने से बेहतर यहाँ से भी हो सकता है। ये काम मंत्रालय से आमदार ये वो इन्होंने जो प्रयत्न किया तो ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये सब ऊपरी स्तर के हैं क्योंकि आखिर बड़े उद्योग जो करना है इसको जो एनओसी लगनी है, बड़े जो लगना है, फाइनेंसर लगना है, ये तो सब बड़े स्तर पे। हमारे यहाँ भले ही फाइनेंसर नहीं हो सकते लेकिन इस तरह का मॉडल करते हैं तो रोजगार बहुत हो सकता है। यहाँ पे मेलघाट में सबसे बड़ी समस्या है वन विभाग की। आप वन विभाग में रहे हैं, वन विभाग में आप बहुत से अधिकारी से परिचित है। लेकिन ऐसे जो गाँव है मेलघाट के अंदर जैसा हथरू है, रायपुर है, उधर हरिसाल से उधर अंदर जाते हैं तो कुछ गाँव रोड बनाने के लिए अपने को वन विभाग की जो नियम जो कायदा उसमें ये होता है, उसका अड़चन की वजह से वो काम नहीं हो पाते। इसके लिए क्या आप बताएँगे? देखिए मैं वाइल्ड लाइफ को बहुत स्टडी करता हूँ और वाइल्ड लाइफ मैं खुद भी पसंद करता हूँ। मैं निसर्ग प्रेमी मेरे को बोलने में कोई हरकत नहीं क्योंकि मैं इतने और मुझे महाराष्ट्र में सेंचुरी एशिया ने ऑलरेडी अवार्ड दिया था मुझे 2015 में कि वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा काम किया करके। तो लेकिन कानून व्यवस्था को देखना है, तो हर चीज़ का प्रावधान हो सकता है, लेकिन क्या ये फाइट की बात आ जाती है। यहाँ आखिर मैं इस बात को थोड़ा-सा नाराज़ व्यक्त करता हूँ कि कानून बने भले ही है हमारे वाइल्ड लाइफ को लेकर, लेकिन वाइल्ड लाइफ इसलिए बनाया गया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। तो किससे प्रोटेक्ट करना है? ये पहला सवाल होता है कि आप प्रोटेक्ट किससे करना चाहते हैं? यहाँ का स कम्युनिटी से करना चाहते हैं कि बाहर के लोगों से करवाना चाहते हैं? किससे करवा क्योंकि यहाँ के लोगों से करवाना है, तो कानून की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मैं मेरा नज़र से देखता हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया है। जंगल कहाँ है आज? जंगल तो आज आदिवासियों के ही पास है और आदिवासियों के साथ इतर रहने वाले जो समुदाय है, उन्हीं के पास है जंगल। तो जंगल कोई कहा है बाहर से यहाँ नहीं बनाया है या फॉरेस्ट ने यहाँ डेवलप नहीं किया है। यहाँ फॉरेस्ट कई सालों से जब 1972 वाइल्ड लाइफ कायदा आया, उसके पहले तो फॉरेस्ट था। 1980 का कायदा है, उसके भी पहले फॉरेस्ट था।
तो फॉरेस्ट कोई कायदा के बाद कोई सुसुप्त व्यवस्था में नहीं आई है। तो यहाँ का समुदाय को समझने की जरूरत है। मैं कोरकू आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। मेरा समुदाय ऑलरेडी जंगल बचाने का बहुत तत्पर्य है और सक्रिय रहता है। हमारी कल्चर में है जंगल बचाने का। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका बाइट्स ज़रूर थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, आप 2 मिनट का मेरा और एक स्टोरी सुन लीजिए। मेलघाट का आदिवासियों की स्टोरी है। मैं बोरेठा करके गाँव है और मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पे अध्ययन करते रहता हूँ और समुदाय पे भी बहुत अध्ययन करते रहता हूँ। मैं ऐसे ही समुदाय के साथ ऐसे ही बैठा था, हमारे कोरकू समुदाय के साथ, बुजुर्गों के साथ। लगभग 80 साल का था, मैं फ़ोटो भी आपको दूँगा, उसका वीडियो भी है मेरे पास। उससे बात कर रहा था कि आप लोग कभी जंगल में आग लगा तो बुझाने जाते हो अभी? तो बोले अभी तो नहीं जाता हूँ। क्यों? नहीं, बोले अभी तो हमको जाने ही नहीं देते, तो हमारा मानकर ही नहीं कर रहे। तो फिर कब जाते थे आप? तो जब ये कायदा नहीं था, मतलब आज से वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं या 30 साल पहले की बात कर रहे थे। मतलब आप मान लीजिए अंदाज़ित वो बता नहीं पा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे 1980 का कायदा, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कायदा आया, उसके पहले की बात कर रहा था। तो उनका कहना था जब टाइगर भी नहीं थे, तब हमारे पास नियम थे हमारे, आग बुझाने के। तो क्या नियम थे? तो उनको कहना था कि गाँव में एक ऐसा नियम बने थे कि गाँव जंगल में आग लगी, तो हर घर का एक आदमी आग बुझाने जाएगा जंगल में, और कोई नहीं गया तो उसको दंड थे। तो मतलब ये दंड सुनाता कौन था? तो गाँव का मुखिया। हमारी जाति पंचायत में गाँव को मुखिया को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। तो वो जाति पंचायत का मुखिया उसको दंड करते थे, और नहीं दिया तो कितना पैसा वसूल करता था। तो उस मैंने ऐसा सवाल करने के बाद उसने कहा कि मैं खुद ₹5 दे चुका हूँ। तो मैंने उसको पूछा कब की बात है? तो आज 80 साल के हैं, वो कहते हैं मैं तब 21-22 साल का था। मेरा लड़का 2 ही लड़के थे मेरे पास, मतलब उस समय 18-19 के करीब या उसके पहले-पहले उनकी शादी रही होंगी, और 2 लड़के उनको थे। तो कहते हैं कि आग बुझाना, कहीं जंगल में आग लगी थी और लगने के बाद सारे गाँव के लोग गए थे और मैं नहीं गया था। और वहाँ पता चला कि मैं नहीं गया, तो वापस आया जंगल बुझाकर, और लोगों ने मेरे लिए पंचायत बिठाया और पंचायत बिठाकर मेरे को दंडित किया था, और मेरे पास से मैंने ₹5 दिए थे। और आज से ये बात हो सकती है 50 से 55 साल पहले की बात है। हाँ, तो मैं जब उसका आंकड़ा एनालिसिस किया, तो ये हमारे आदिवासियों में जंगल बचाने का अपने एक परंपरा थी। तो कायदा आ जाने से कोई उनका बहुत फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जंगल को बचाते ही थे। और उसमें से और एक सुंदर किस्सा था, आप यकीन नहीं करेंगे, और आप सब भी यकीन नहीं करेंगे कि हमारा कोरकू समुदाय में एक इतनी सुंदर प्रथा थी कि, और मेलघाट का एक बात है, अ, होली आप जानते हैं, बहुत आदिवासियों का बहुत गहरा बड़ा-सा त्योहार है। साल में पूरा लोग उसके लिए मेहनत करते हैं और होली बहुत अच्छे से मनाते हैं। एक कहानी है, कहानी नहीं है, घटी हुई कहानी है। और होली का माहौल, शाम के समय हम सब होली जलाते हैं, पूरे गाँव इकट्ठा आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारे लोग बड़े उत्साह में, नए कपड़ों में हैं, बच्चे भी, कोई नृत्य में है, कोई और धुन में है, और सब लोग गाँव के बाहर होली जलाने के लिए रेडी थे। और गाँव के बाहर हमारा एक बड़ा सामूहिक होली होता है, और गाँव के मुखिया उसको जलाते हैं, और गाँव के लोग पूरे उसके साथ होते हैं। ये माहौल चल रहा था, और उसी समय बस अब होली जलाना होता है, और उस समय चाँद थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है, पूरा गोल चाँद होता है, और लोगों के चेहरे दिख जाए इस तरह रोशनी तो होती है होली जलाने के दिन। तो ऐसा माहौल था, और पता चला, खबर आई कि हमारे कोई तो भी जंगल में आग लगी है। आप सोचिए, हमारा समुदाय ने उस समय जो पूरे साल भर इंतज़ार करता था उस होली के लिए, उस होली देवत को नहीं पूजा किया और जंगल देवत को बुझाने के लिए गया। बड़ी बात। तो ये प्रथा थी हमारे यहाँ की। तो जंगल को हमारे लोग बहुत मानते हैं, निसर्ग देवत मानते हैं। इसीलिए वाइल्ड लाइफ आ जाने से आज उनके लिए एक्चुअल वो बहुत घातक हुआ है, मतलब फ़ायदे का नहीं हुआ है। और अब आता हूँ मैं आपके मुद्दे पर कि ये कानून को लेकर क्या कहता है। एक्चुअल ये सारे मुद्दे वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो होता है हमारा, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो केंद्र की बोर्ड हो। महाराष्ट्र बोर्ड में मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, और स्टेट बोर्ड में हमारे प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होता है। इनके अध्यक्षता में 2 बोर्ड में ये सारे वाइल्ड लाइफ के अंदर के, चाहे वो रास्ते असो, चाहे फिर वो बिजली के उस विषय असो, चाहे फिर वो टावर जैसे विषय असो, सब यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कानून में इतना प्रावधान नहीं किया है, कि स्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि ऐसे वाइल्ड लाइफ के अंदर भी रास्ते नहीं हो सकते, कोर में रास्ते नहीं हो सकते। आपको वो प्रोसेस से जाना होता है। 371 हट सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता?
वही मैं कहना हूँ कि 370 वो जो जैसा 370 हटाया जा सकता है, तो मेलघाट में जो वाइल्ड ये लाइफ है एक्ट वाइल्ड है। लाइफ का एक्ट है। तो वही हमारा ये भी तो है ना कि हमारे देश में इतने बड़े 370 कलम जो कानून बनाया था उसको हटाया गया है और हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ पे रास्ते नहीं बना रहे। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो लोक प्रतिनिधि है या हमारे जो सरकार पार्टी ये है कहीं न कहीं कमज़ोर गिर रही है। कमजोर है, ये क्योंकि समझ नहीं रही है। नहीं नहीं रख पा रहा है, क्योंकि आखिर में ये सब चीजों पर लोक प्रतिनिधि की नजर होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधि ने इस विषय को ध्यान में लेने चाहिए कि वो हमारे वाइल्ड लाइफ बोर्ड पर प्रभावी ढंग से रखे, मंत्रालय स्तर पर प्रभावी ढंग से रखे। तो हो सकता है कि हम आज देख रहे हैं कि कई सालों से हमारे रास्ते नहीं हुए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता नहीं है, क्योंकि आपने कहा है और देश देख रहा है कि 370 हटाया गया है कश्मीर के, तो ये वाइल्ड लाइफ कायदा बड़ी नहीं है, देश ने ही बनाया है, अपने ही लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे भी रास्ते हो कहीं न कहीं इनकी वाली जो ये है हमारे पॉलिटिक्स असो या हमारे लोक प्रतिनिधि, जिसमें हम हमारे लोक प्रतिनिधि चुन के देने वाले प्रतिनिधि, चुन के आए वाले प्रतिनिधि कमजोरी कह सकते हैं, और इन्होंने प्रभावी ढंग से रखी नहीं गई है इस बात को। अभी हाल ही में शरद चंद्र जी आए थे। आपने मेलघाट की समस्या के लिए आपने निवेदन दिया और उनसे बात की। इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअल माननीय शरद पवार साहब को हमने मेळघाट इसलिए लाया भी था, क्योंकि वैसे तो हमारा उनके साथ बहुत पुराना वैसे परिचित है। हम कई साल से उनसे मिलते रहते हैं, बम्बई कभी गए तो मिलते रहते हैं, और कुछ हमारे पायवीर की समस्या हो या मेळघाट की समस्या है, तो हम डायरेक्टली कभी-कभी उनसे मिलते रहते हैं बॉम्बे, ऐसी जगह पे। और इसके पहले 2 बार उन्होंने मुझे सुना भी था बाहर। तो उनको मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट किया था, हमारे कुछ दोस्त मित्र, कि सर आप मेळघाट आइए। तो उन्होंने ज़रा-सा भी मना नहीं किया, उनकी खुद की बहुत आपुलकी थी कि मेळघाट आए वो, और मेळघाट विधानसभा के उपातखेड़ा क्षेत्र में हमने उनको लाने की कोशिश किया और वो आए भी। और एक्चुअल लाने का मकसद ये भी था कि हमने अभी हाल ही में बात किया था कि हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ के बड़े-बड़े काम हैं, जैसे कि रास्ते के हैं, बिजली के हैं, रोड के हैं, ये सारे मसले सॉल्व नहीं हो रहे। इवन हमारे यहाँ पे यही, इसके अलावा रोजगार को लेकर, इवन हमारे यहाँ रास्ते को लेकर, मेळघाट का रास्ता तो आप कहीं से भी शुरू करो, चाहे वो मेळघाट आप दक्षिण से शुरू करो, चाहे पश्चिम से शुरू करो, या उत्तर से या पूर्व से शुरू करो। चारों तरफ से भी आप मेळघाट का प्रवेश करेंगे तो आपको रास्ते की हालत बहुत बेकारी दिखेंगी। तो ये रास्ते की हालत कमज़ोर इसलिए है कि हमारा लोक प्रतिनिधि है, और हमने शरद पवार जी को इसलिए बुलाया था कि हम मेळघाट में अब हम नया कुछ करना चाहते हैं। हमारे युवा नया रूप से देखना चाहते हैं, और मेळघाट में हमारे लोक प्रतिनिधि के पास कोई विज़न नहीं है। अब हम विज़न लेके उतरना चाहते हैं। हमारे पास विज़न है। मेळघाट का हम सपना देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में हम मेळघाट को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये विज़न लेकर हम ये विज़न की बात उनसे शेयर करनी थी। इस कारण आप राजनीति भी करना चाहते हैं और राजनीति में आने के बाद जो समस्या है मेलघाट की वो सुलझाने के आप प्रयत्न करेंगे। आपने एक शब्द कहा था जैसा मेलघाट में जो चुनाव होने होते हैं, मगर जैसा मेलघाट में प्लेन भाग भी है, जैसा पत्रोड जैसा पत्रोड हब करके आपने जो बताया था, पत्रोड हब में क्या आपके इसमें दिमाग में चल रहा है? पत्रोड हब कैसा किस तरह से होगा? पतरोट मेरा आदर्श गाँव है, क्योंकि मैं पतरोट के बड़े जब मैं बहुत छोटा था, मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि पतरोट में मैं जब नया-नया एक उभरने की कोशिश कर रहा था, तब मैं वहाँ के कई लीडरों से मिलता था। तो मुझे बहुत आदर्श लगते थे। अभी मैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो आज भी आदर्श ही है, वो सभी लगभग थे। तब से मैं पतरोट को जानता हूँ, मैं बचपने का गाँव है हमारा। तब से मैं देख रहा हूँ कि पतरोट को, लेकिन जिस तरह है वो आज भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। और मैं आज देश घूमता हूँ, अलग-अलग स्टेट जाता हूँ, और जहाँ-जहाँ पे भी ये ऐसे पतरोट जैसे गाँव है, ज़रूरत है। और पतरोट मैं इसलिए पतरोट को अलग रूप से देखता हूँ कि पतरोट के आस-पास हमारे आदिवासियों के गाँव है। लगभग 20 से 25 गाँव जुड़ते हैं उसके साथ। तो पतरोट एक मार्केट हब की ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्केट हब बन सकता है, तो हमारे लोगों को बहुत सारे रोज़गार मिल सकता है। और मार्केट हब बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ आज भी मैं तो चाहता हूँ कि पतरोट में एमआईडीसी नहीं है, एमआईडीसी होने की ज़रूरत है। ऐसे कंपनीज़ या इस तरह के लिए कोई जगह राखीव रखने की ज़रूरत है, और वो हो सकता है। ये हमारे लोक प्रतिनिधियों का काम है, जो हमारे मेळघाट विधानसभा में आते हैं, उनका काम है कि हमारे यहाँ मेळघाट में ऐसे जो बड़े गाँव हैं, जैसे पतरोड है, काटकोम जैसे गाँव है, धारनी जैसे गाँव है, चूरनी जैसे गाँव है, ऐसे गाँव, इवन हरिसाल जैसे गाँव है, इनको मार्केट हब जैसा बनाया ही नहीं। क्योंकि ये जब मार्केट हब बनता है, तो हमारे कई लोगों को, मैक्सिमम 10% लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। पतरोट को लेके मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग मॉडल है, ऑलरेडी मैंने सोच के रखा है,
और वो मैं आने पर आपको सब ज़िक्र करूँगा, लेकिन पत्रोड मेरे लिए बहुत मॉडल रूप में खड़ा करने का हम लोग सोच रहे हैं। अगर आपको एक कोई पार्टी ने अगर विधानसभा के लिए टिकट दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये समस्याओं को लेकर जो मेलघाट में आज की स्थिति है, ये स्थिति को देखकर तो लग रहा है कि ज़रूरत है। क्योंकि हमारे लोक प्रतिनिधि कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ इतने सालों का इतिहास हुआ है कि मेलघाट के जितने भी लोक प्रतिनिधि चुनाव के लिए उतरे हैं, कोई विज़न लेके नहीं उतरे। सपना ही नहीं देख रहे, या सपना लेकर भी नहीं उतरे कि क्या मेलघाट में क्या सपना है? हम आगे क्या मेलघाट को कैसा देखना चाहते हैं? तो ये रूप किसी के इसमें नहीं दिख रहा है। इसलिए और हमारे साथ जो हमारी युवा पीढ़ी मैंने शुरुआत में कहा था कि हम काकादरी से शुरू किया था, आज वो पूरा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है। मेलघाट में आज लगभग इतने यूथ साथ में खड़ा होने की तैयारी दिखा रहा है कि नया परिवर्तन चाह रहा है और नया परिवर्तन ऐसा चाह रहा है कि जो अध्ययन करे, जो विषय का अभ्यासु करे, जो अध्ययन करके विषय को रखने की ताकत रखे, इसकी ज़रूरत है आज। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि हम भी मेलघाट विधानसभा में हम लोग कोई पार्टी के सहयोग रहा या पार्टी का सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी। मेलघाट में ज़्यादा से ज़्यादा जो घरानेशाही है, वो घरानेशाही पर ही ज़्यादा टिकट मिल रही है, इस तरह के भी आरोप होते हैं और आप जैसे युवा पीढ़ी और जो युवा नेतृत्व उभर के आता है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें चांस नहीं मिलता। अगर आपको चांस मिला तो आप मैं तो एक्चुअल मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के रहवासी हूँ और उस विधानसभा क्षेत्र में पतरोड एक बहुत बड़ा गाँव है और ऐसे ही और दूसरी बात मैं अचलपुर के कुछ लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेलघाट विधानसभा में हमारे अचलपुर के 70% क्षेत्र, चाहे वो लोक संख्या हो, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र, ये मेलघाट में आता है। 4 जिला परिषद सर्कल जो मेलघाट को जाती है। अचलपुर के मतलब बड़ा मतदार संघ जो वहाँ जाती है, लेकिन अचलपुर को इस तरह का किसी ने नज़र से देखा नहीं है मेलघाट के विधानसभा के हमारे जो भी चुनकर आने वाले लोगों ने। बस इनको एक इस्तेमाल करते गए हैं कि भाई आप और हमारे लोग भी बहुत सादे हैं बेचारे। अचलपुर में जो हमारे चाहे वो पतरोड असो, टवलार असो, बड़गाँव असो, इवन कांडली जैसे लोग असो, बहुत सिंपल है, वो चाहते हैं कि चलो ठीक है मेलघाट के साथ है अपन। लेकिन हमारे लोगों को भी बहुत उभरने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे भी आदिवासी बेल्ट है और यहाँ पे भी लोग हैं हमारे आखिर में। तो ये विज़न तो साथ में रख ही रहा हूँ, लेकिन दूसरा ऐसा है कि जो घरानाशाही है, मेलघाट में बहुत कई सालों से आ रहा है। इसको बहुत गंभीर रूप से लेने की ज़रूरत है। देखो ना आप कोई भी देख लीजिए, आज जितने भी लोग हमारे यहाँ आमदार बने हैं, वो सब उनके परिवार, उनके दादा कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग हैं और ये घरानाशाही का ही राजनीति चल रहा है। और ये मेलघाट में घरानाशाही को हमको तोड़ना है। आखिर दिल्ली में भी तो आज घरानाशाही को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो लेकिन आज मेलघाट में भी वो सिचुएशन है और मेलघाट में भी तोड़ने की ज़रूरत है। और आज इस बार जनता इसको तोड़ेंगी। जनता इस बार इसको पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी में है कि घरानाशाही को ही नहीं चलने वाला है कि आज नवा युवा पूरा समझ रहे इस बात को कि घरानाशाही को नहीं सपोर्ट करने वाले। क्योंकि आखिर में हमें एक बेहतर तरीके से नेतृत्व करने वाला चाहिए, जो मेलघाट का अच्छा नेतृत्व करे, मेलघाट का हर समस्याओं को लेकर वो ऊपर बात रख पाए, जो इतने सालों में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो राजाशाही घराना से है घर उनका परिवार राजनीति में रहे हैं, तो वो जो जन्म लिए थे उस समय वो बहुत अच्छे उभर कर आए। हमारा परिवार ऐसा था कि हम लोगों ने हमारे माँ को काम पे देखा हम लोगों ने। हम खुद काम पर गए हैं। हम ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं कि जहाँ पे हमें एक समय का रोटी परिस्थिति नहीं होती थी। इतनी परिस्थिति से हम लोग उभर कर आ रहे हैं ऊपर। तो हम ग्राउंड की परिस्थिति जानते हैं। और जो घरानाशाही, राजशाही जो जहाँ से लोग आते हैं, वो परिस्थिति को नहीं जाना है। उनका पिताजी बड़े कार में घूमते आए हैं, सभी जगह पे घूमते आए हैं, वो क्या लोगों की समस्याओं को जानेंगे? तो मेलघाट को लेकर ऐसे कई समस्याएँ जो इन्होंने नहीं जाना। हाल ही में हम लोग एक बड़े समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं जो एनटी प्रवर्ग है, जो मेलघाट में कई सालों से है। मतलब मैंने गैजेट में देखा है इन समुदाय का नाम, लेकिन आज उस समुदाय को किसी ने भी योजना में लाने का नहीं कोशिश किया है। किसी ने भी उसको विकास के दायरे में लाने की कोशिश नहीं किया है, जिसमें गवलान है, लोहार है और गौली समुदाय है, जिनको इतने सालों में घरकुल से वंचित रखा गया है और सरकार से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आज सरकार भी मजबूर हो गई इनको घरकुल देने में और हमने पूरा मुहिम चलाया चिकलदरा तहसील में। लगभग आज 500 से 600 फॉर्म आज मंत्रालय तक पहुँच गई है और हाल ही में 15 या महीने भर में सबको ये घरकुल मिलने वाले हैं।
जी. आपल्या द ग्रेट भेट या कार्यक्रमामध्ये रामलालजी काळे यांनी अनेक मेलघाटातील समस्या असो, राजकीय समस्या असो आणि जे आपण त्याला म्हणतो घराणेशाही, त्या घराणेशाही सर्व संदर्भात त्यांनी इत्थंभूत माहिती दिलेली आहे आणि जे मेळघाटचा वन विभागाचा जो कायदा आहे, त्या संदर्भातही त्यांनी आपल्याला सारा समाजाच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. असे युवा पिढीचे नेतृत्व करणारे रामलालजी काळे त्यांनी अनेक समस्या सुरुवातीपासून ते मांडतात. आजही त्यांची धडपड मेळघाटच्या जे आदिवासी बहुल जे राहणारे जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या या माध्यमातून साधा विषय आपल्याला इथं पाहत आहे की पायबीट गावातील त्यांनी एक ग्रामसभा इंटरप्रिटेशन आणि रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि जे स्थानांतरणचा मुद्दा आहे तो स्थानांतरण कुठेतरी आपल्या मेळघाटला थांबल्या पाहिजे आणि मेळघाटातील मजूर आपल्या वन विभागाच्याच माध्यमातून जे वन संपत्ती आहे त्याच्यामधून रोजगार उपलब्ध होईल आणि त्यांना पुढे जायचं काम नाही पडणार असे ते नेतृत्व आणि पुढे भविष्यात त्यांची निवडणूक लढण्याची इच्छा आहे आणि जर कदाचित त्यांना एक पक्षातर्फे तिकीट मिळाली तर ते भविष्यात तिकीट लढतील, निवडून येतील आणि ज्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न करतील. सारा समाचार द ग्रेट भेट साठी निलेश भालेरावसह रुपेश फरकुंडे, अमरावती.